गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एमकेएच वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम 14.2 प्रश्नावली को कंटिन्यू करेंगे। तो पिछली वीडियो में हमने 7 क्वेश्चन कर लिए थे इसके। अब हम इस वीडियो में 8वां क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। तो 8वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है और क्या कहा है इसने, इसे हम ध्यान से पढ़ेंगे। 30 बच्चों से यह पूछा गया कि पिछले सप्ताह उन्होंने कितने घंटों तक टीवी प्रोग्राम देखे, तो प्राप्त परिणाम ये रहे। तो ये कुछ परिणाम दिए हैं 30 विद्यार्थियों के लिए, 30 बच्चों के लिए। फिर पहला दिया है वर्ग चौड़ाई 5 लेकर और एक वर्ग अंतराल को 5 से 10 लेकर इन आंकड़ों की एक वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी बनाइए। तो हमें बारंबारता बंटन सारणी बनानी है। पहले 5 अंतराल लेकर के कितने बच्चों ने सप्ताह में 15 या अधिक घंटे तक टेलीविज़न देखा। तो हमें ये बताना है कि 15 और उससे ज़्यादा घंटे तक कितने विद्यार्थियों ने टेलीविज़न देखा है। तो हमारे पास पहले सारणी बनानी है दिए गए आंकड़ों की। तो घंटों की संख्या है हमारे पास प्रश्न नंबर 8, घंटों की संख्या। फिर हमारे पास आ जाएगा कॉलम मिलान चिन्ह, फिर हमारे पास आ जाएगी बारंबारता। अब यहाँ से घंटों की संख्या के लिए अंतर कितने कितने का दिया है इसने, 5-5 का अंतर दिया है। तो वर्ग अंतराल क्या बनेंगे, 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15 और 15 से 20। यहाँ से मिलान चिन्ह 0 से 5 वाले कितने हैं, 5 को गिनना नहीं है। तो कितने हैं ये, 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यहाँ से बारंबारता में भी आ जाएगा 10। 5 से 10 घंटे टीवी देखने वाले कितने हैं, 13 विद्यार्थी। क्या देगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। तो बारंबारता में कितना आ गया, 13। फिर 10 से 15 घंटे ये हैं हमारे पास 5 विद्यार्थी। तो 1 2 3 4 5, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 5। 15 से 20 वाले कितने हैं, 2। तो ये हमारे पास आ गए हैं 2। ये हमारी मिलान चिन्ह सारणी बन गई है। अब इन मिलान चिन्ह सारणी के बाद इसने पूछा है 15 और उससे ज़्यादा घंटे तक टीवी देखने वाले कितने विद्यार्थी हैं, वो हमारे पास हैं 2 विद्यार्थी। तो हमारे पास दूसरे पार्ट का हल क्या आ जाएगा, ये पहला पार्ट था 2 विद्यार्थी या 2 बच्चे। तो हमारा जो 8वां प्रश्न है वो कंप्लीट हो गया। अब हम इसका 9वां प्रश्न हल करेंगे। तो जो 9वां प्रश्न है वो भी आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। इसे पहले हम ध्यान से पढ़ेंगे और उसके बाद फिर हम इसे हल करेंगे। तो 9वां प्रश्न क्या दिया है, एक कंपनी एक विशेष प्रकार की कार बैटरी बनाती है। इस प्रकार की 40 बैटरियों के जीवन काल वर्षों में ये रहे हैं। तो 40 बैटरियों के जीवन काल दिए हुए हैं हमें अलग अलग वर्षों में। 0.5 माप के वर्ग अंतराल लेकर तथा अंतराल 2 से 2.5 से प्रारंभ करके इन आंकड़ों की एक वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी बनाइए। तो हमें बारंबारता बंटन सारणी बनानी है। इसके लिए स्टार्ट कहाँ से करना है, 2 से 2.5। तो हमारे पास प्रश्न नंबर 9, इसमें पहला कॉलम क्या आएगा, घंटों की संख्या। पहला कॉलम क्या आएगा हमारे पास, बैटरी का जीवन काल। तो बैटरी का जीवन काल। फिर हमारे पास आ जाएगा दूसरा कॉलम मिलान चिन्ह और फिर हमारे पास आएगा बारंबारता। यहाँ से बैटरी का जीवन काल वर्ग स्टार्ट कहाँ से करना है, 2 से। तो 2.0 से 2.5, 2.5 से 3.0, 3.0 से 3.5, 3.5 से 4.0 और कहाँ तक है हमारे पास, 5 तक। तो 4.0 से 4.5 और 4.5 से 5.0। मिलान चिन्ह में दिए गए आंकड़ों में हम देखेंगे 2.0 से 2.5 वाले कितने आंकड़े हैं, जिसमें 2.5 की हमें गिनती नहीं करनी है। इसमें 2 आंकड़े हैं, इसलिए यहाँ पे बारंबारता क्या आ जाएगी, 2। फिर 2.5 से 3.0 वाले कितने हैं, ये हैं हमारे पास 6। तो इसके लिए मिलान चिन्ह में आ जाएगा 6 और बारंबारता कितनी आ जाएगी हमारे पास, 6।
उसके बाद है 3.0 से 3.5, ये आंकड़े हैं हमारे पास 14, तो क्या बन जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14, और बारंबारता में कितने आ जाएंगे 14। फिर हमारे पास है 3.5 से 4.0, ये कितने आंकड़े हैं 11, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, बारंबारता में भी 11 आ गया। फिर 4.0 से 4.5, ये आंकड़े कितने हैं 4, तो 1 2 3 4, बारंबारता में 4 आ जाएगा। 4.5 से 5.0, ये अगर हम गिनती करें तो ये कितने आंकड़े हैं 3, तो ये हमारे पास कितने आ जाएंगे 3। ये हमारी बारंबारता बंटन सारणी बन गई है। तो हमारी जो 14.2 प्रश्नावली है वो कंप्लीट होगी। अब हम इसके आगे वाली जो प्रश्नावली 14.3 है उसे हम स्टार्ट करेंगे। तो हम इसकी 14.3 प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे, जिसमें हमारे पास ग्राफ बनाने हैं, आलेख बनाने हैं अलग अलग दिए गए आंकड़ों के लिए। तो इसका जो पहला प्रश्न है वो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। क्या दिया है इसने पहला प्रश्न, इससे पहले ध्यान से पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम इसे हल करेंगे। तो पहला प्रश्न क्या है, एक संगठन ने पूरे विश्व में 15 से 44 वर्षों में की आयु वाली महिलाओं में बीमारी और मृत्यु के कारणों का पता लगाने के लिए किए गए सर्वेक्षण से निम्नलिखित आंकड़े प्रतिशत में प्राप्त किए। तो ये आंकड़े दिए हैं हमारे पास, कारण दिए हैं जनन स्वास्थ्य अवस्था 31.8%, तंत्रिका मनोविकारी अवस्था 25.4%, क्षति है 12.4%, हृदय वाहिका अवस्था 4.3%, श्वसन अवस्था 4.1% और अन्य कारण है हमारे पास 22%। अब इसके लिए इसने प्रश्न पूछा है। पहला प्रश्न है, ऊपर दी गई सूचनाओं को आलेखीय रूप में निरूपित कीजिए। तो पहले हमें इसका ग्राफ बनाना है। हमें पता है कि जब हमारे पास जो क्षैतिज अक्ष है उस पर जो मान आने हैं वो अगर सतत नहीं है तो हम उसमें क्या बनाते हैं, हम उसमें बनाते हैं दंड आलेख। तो इनमें क्या बनाना है, हमें दंड आलेख बनाना है। फिर हमें कहा है इसने दूसरा पॉइंट, कौन सी अवस्था पूरे विश्व की महिलाओं के खराब स्वास्थ्य और मृत्यु का कारण है, बड़ा कारण है। फिर तीसरा पूछा है कि अपनी अध्यापिका की सहायता से ऐसे 2 कारणों का पता लगाने का प्रयास कीजिए जिसकी ऊपर 2 में मुख्य भूमिका रही हो। तो ये हमें प्रश्नों के आंसर देने हैं। पहले पार्ट में हमें इसके लिए ग्राफ बनाना है, तो हम इसके लिए ग्राफ बनाएंगे। तो ग्राफ बनाने के लिए प्रश्न नंबर 1, हमें पैमाना चाहिए होगा। तो पैमाना मानेंगे पहले, माना पैमाना x अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर। x अक्ष पर हमारे पास पहला कॉलम आता है, पहले कॉलम में हमारे पास कारण दिए हैं तो क्या देगा 1 कारण। फिर हमारे पास y अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर, y के अगर हम मान देखें सारणी में तो 4 से स्टार्ट हो रहे हैं और ये 31.8 तक अधिकतम है। तो इनमें हम अंतर ले लेंगे 2% का। कितना आ जाएगा 2%। अब इसमें हमारे पास पैमाना लेने के बाद इसका ग्राफ बनाएंगे। तो ये हमारे पास अक्ष बना दिए हमने इसके। ये कौन सा अक्ष है, ये है x अक्ष और ये है y अक्ष। अब इसमें अंतराल जो लिया है हमने, अंतर लिया है, उसके आधार पर नाम रखेंगे। तो पहले तो हमारे पास इसके बीच में खाने होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और इनके लिए हमें पहला खाना छोड़ना होता है दंड आलेख के लिए, और दूसरे खाने में हम इसका कारण लिखेंगे जनन स्वास्थ्य अवस्था। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जनन स्वास्थ्य अवस्था। फिर हम दूसरा खाना छोड़ देंगे, अगला खाना, और उससे अगले खाने में लिखेंगे दूसरा कारण तंत्रिका मनोविकारी अवस्था। तो तंत्रिका मनोविकारी अवस्था। उसके बाद में एक खाना छोड़ देंगे, फिर अगले खाने में क्या आ जाएगा हमारे पास क्षति
तो ये खाना हमारे पास आ गया क्षति के लिए। फिर हमारे पास एक खाना छोड़ेंगे, फिर आ जाएगा हृदय वाहिका अवस्था। एक खाना छोड़ देंगे, हृदय वाहिका अवस्था। उसके बाद हमारे पास है एक खाना छोड़ करके श्वसन अवस्था। एक खाना छोड़ देंगे, क्या आएगा? श्वसन अवस्था। फिर हमारे पास आ जाएगा एक खाना छोड़ करके अन्य कारण। अन्य कारण, ये हमारे पास कारण आ गए। अब वाई अक्ष पर हमने अंतर कितने का लिया है? 2-2% का। तो यहाँ पे 2-2 का अंतर लेकर चलेंगे। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32। अधिकतम मान कितना है हमारे पास? अधिकतम मान है इसके लिए 31.8। तो 32 तक हमारे पास काफ़ी है। ये हमारे पास आ गया प्रतिशत में। ये प्रतिशत क्या है हमारे पास? ये हमारे पास प्रतिशत है महिला मृत्यु दर। महिला मृत्यु दर। और ये हमारे पास क्या थे? कारण। यहाँ पे लिख देंगे कारण। अब यहाँ से पहला कारण दिया है जनन स्वास्थ्य अवस्था। तो जनन स्वास्थ्य अवस्था में हमारे पास क्या बनेगा? जनन स्वास्थ्य अवस्था के लिए 31.8। 31.8 कहाँ होगा? बीच में हो जाएगा 31, और उसके बाद में हम 4 लाइनें गिन लेंगे तो 31.8 आ जाएगा। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, लगभग यहाँ पे बनेगा। आप जब ग्राफ बनाएंगे ग्राफ में तो इसके लिए 4 लाइनें 31 के बाद गिन लेना। 31.8 आ जाएगा आपके पास। ये हमारे पास हो गया 31.8% जनन स्वास्थ्य अवस्था के लिए। उसके बाद दूसरा कारण है तंत्रिका मनोविकारी अवस्था। तो तंत्रिका मनोविकारी अवस्था के लिए कितना है? 25.4। तो 25 कहाँ है? 24 और 26 के बीच में। उसके बाद यहाँ पे 25 आ जाएगा। 25 के बाद हम 2 लाइनें गिनेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 25.8। तो लगभग इससे थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, 25 से थोड़ा सा ऊपर और 26 से नीचे। तो लगभग ये हमारे पास ग्राफ बन जाएगा 25.4 के लिए। उसके बाद दूसरा हमारे पास दिया है, अगला जो कारण दिया है क्षति, उसमें है 12.4। क्षति में 12.4 कहाँ होगा? 12 के बाद 2 छोटी लाइनें गिनेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 12.4। तो ये हमारा बन गया ग्राफ क्षति के लिए। उसके बाद हमारे पास है हृदय वाहिका अवस्था। हृदय वाहिका अवस्था में कितना है? 4.3। 4 के बाद हम 1 लाइन गिनेंगे और 1 लाइन गिनने के बाद हम उसमें थोड़ा सा ऊपर लेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 4.3, लगभग यही आएगा। उसके बाद में हमारे पास है अगला कारण, वो है श्वसन अवस्था, और उसके लिए क्या है? 4.1। 4.1 के लिए 4 से थोड़ा सा ऊपर, पहली लाइन से नीचे। तो ये हमारे पास आ जाएगा 4.1। 4.1%। यहाँ था 4.3%। यहाँ पे था हमारे पास 12.4%। ये है हमारे पास 25.4%। और फिर है 31.8%। फिर हमारे पास लास्ट रह गया अन्य कारण। अन्य कारण में हमारे पास कितना है? 22। तो 22 कहाँ पे है? यहाँ पर। तो यहाँ पे हम लगभग इसका ग्राफ बना देंगे। तो ये हमारे पास इसके लिए आलेख बन गया जो इसने बनाने के लिए कहा था। यहाँ पे है 22%। अब ग्राफ बढ़ने के बाद में पहला पॉइंट हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम इसका दूसरा पॉइंट हल करेंगे। तो दूसरे पॉइंट में इसने पूछा है कि कौन सी अवस्था पूरे विश्व की महिलाओं के खराब स्वास्थ्य और मृत्यु का बड़ा कारण है। तो कौन सी अवस्था है? वो है जनन स्वास्थ्य अवस्था।
तो सबसे बड़ा ग्राफ किसका है? जनन स्वास्थ्य अवस्था का। तो दूसरे का आंसर कितना आ जाएगा? दूसरे का आंसर आ जाएगा जनन स्वास्थ्य अवस्था। दूसरा पार्ट हो गया। तीसरा पार्ट इसने कहा है कि अपनी अध्यापिका की सहायता से ऐसे 2 कारणों का पता लगाने का प्रयास कीजिए जिनकी ऊपर 2 में मुख्य भूमिका रही है। तो 2 में जो जनन स्वास्थ्य अवस्था में मुख्य भूमिका रही है वो हमें बतानी है। तो इसके लिए आप अपनी अध्यापिका से कंसल्ट करके इनके कारण आप लिख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको खुद करना है, ये पार्ट इसका। तो हमारा जो पहला प्रश्न है वो कंप्लीट हो गया। अब हम इसका दूसरा प्रश्न हल करेंगे। तो अगला प्रश्न हमें दिया है, दूसरा प्रश्न वो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। क्या लिखा है इसने? भारतीय समाज के विभिन्न क्षेत्रों में प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की निकटतम 10 तक की संख्या के आंकड़े नीचे दिए गए हैं। तो हमारे पास क्षेत्र दिया है और उसके बाद है प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या। क्षेत्र जैसे इसने दिया है अनुसूचित जाति का, उसमें है 940 लड़कियां, अनुसूचित जनजाति में 970, गैर अनुसूचित जाति जनजाति में 920, पिछड़े जिले में 950, गैर पिछड़े जिले में 920, ग्रामीण में है हमारे पास 930 और शहरी में है 910। ये हमारे पास आंकड़े दिए हैं। पहला प्रश्न इसने दिया है कि ऊपर दी गई सूचनाओं को एक दंड आलेख द्वारा निरूपित कीजिए। तो हमें दंड आलेख बना करके निरूपित करना है इसे। दूसरा इसने पूछा है कक्षा में चर्चा करके बताइए कि आप इस आलेख से कौन कौन से निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो हमें ये बताना है कि निष्कर्ष हमारे क्या क्या निकलेंगे इस ग्राफ से, आलेख से। तो हमारे पास पहले ग्राफ बनाना है, ग्राफ बनाएंगे। प्रश्न नंबर 2, हमारे पास ग्राफ बनाने के लिए पहले पैमाना मानना पड़ेगा। माना पैमाना x अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर, हमारे पास 1 सेंटीमीटर बराबर क्या आएगा? x अक्ष पर पैमाना, ये हमारे पास आ जाएगा एक क्षेत्र। उसके बाद में है y अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर कितना आएगा? कहाँ से कहाँ तक है मान? सबसे छोटा मान है 910 और सबसे बड़ा मान है 970। तो यहाँ से हम अंतर ले लेंगे 10 लड़कियाँ। अब इसके लिए ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ बनाने के लिए हम इसके दोनों अक्ष खींचेंगे। तो ये हमारे पास बन गया y अक्ष, ये है हमारे पास x अक्ष। अब यहाँ पे हमारे पास जो खाने हैं वो क्या होते हैं? यहाँ से 0 से स्टार्ट होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये हमारे पास खाने बन गए हैं। तो पहला खाना छोड़ना है हमें। दूसरे खाने में हमारे पास क्या आएगा? क्षेत्र का नाम अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति। उसके बाद में एक खाना छोड़ देंगे, फिर क्या आएगा? अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति। उसके बाद एक खाना छोड़ देंगे, फिर क्या आएगा? गैर अनुसूचित जाति और जनजाति, गैर अनुसूचित जाति या जनजाति। उसके बाद में हमारे पास है एक खाना छोड़ करके पिछड़े जिले, पिछड़े जिले। फिर एक खाना छोड़कर क्या आएगा हमारे पास? एक खाना छोड़कर आ जाएगा हमारे पास गैर पिछड़े जिले, गैर पिछड़े जिले। फिर एक खाना छोड़कर क्या आएगा? ये आ जाएगा ग्रामीण, और फिर एक खाना छोड़कर हमारे पास क्या आ जाएगा? शहरी। तो यहाँ पे थोड़ा सा इसे आगे बढ़ाना पड़ेगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा? शहरी। कौन सा अक्ष है ये? एक्स अक्ष।
अब यहाँ से हमारे पास जो इसके मान हैं y अक्ष के वो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। क्या बनेगा? पहले खाने पर 910, दूसरे खाने पर 920, 930, 940, 950, 960, 970 और 980। अब यहाँ से अनुसूचित जाति के लिए पहला खाने में हमारे पास कितना है? अनुसूचित जाति के लिए 940। तो 940 कहाँ पे? यहाँ पे। तो यहाँ से हमारे पास इसका ग्राफ बन जाएगा। ये हमारे पास अनुसूचित जाति के लिए आ गया। फिर अनुसूचित जनजाति के लिए कितना है? 970। 970 कहाँ है? इस बिंदु पर। यहाँ से हमारे पास एक ग्राफ बन जाएगा 970 के लिए। उसके बाद है 920 के लिए, गैर अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए। तो हमारे पास 920 कहाँ है? ये रहा। यहाँ पे हमारे पास ग्राफ बन जाएगा। फिर पिछड़े ज़िले के लिए, पिछड़े ज़िले के लिए कितने हैं? 950। 950 कहाँ है? इस बिंदु पर। तो यहाँ से हमारे पास ग्राफ बन जाएगा। उसके बाद हमारे पास है गैर पिछड़ा ज़िला। गैर पिछड़े ज़िले के लिए कितने हैं? 920। 920 यहाँ हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ग्राफ बन जाएगा। उसके बाद हैं ग्रामीण। ग्रामीण में है 930। 930 के लिए ग्राफ बना देंगे। और उसके बाद शहरी के लिए हमारे पास है 910। तो 910 के लिए ग्राफ बना देंगे। अब यहाँ से अगर हम y अक्ष पर देखें तो 0 से 910 में अंतर है 910 का, बाकी सभी में अंतर है 10-10 का। तो ये अंतर को पूरा करने के लिए यहाँ पे ये Z का निशान बनाते हैं, जिसको हम जिगजैग बोलते हैं। ये जो मान है वो क्या है? लड़कियों की संख्या। और ये हमारे पास क्या हैं? ये हैं क्षेत्र। तो हमारा जो पहला पॉइंट था वो कंप्लीट हो गया है। अब हम इसका दूसरा पॉइंट हल करेंगे। दूसरे पॉइंट में क्या पूछा था इसने? कक्षा में चर्चा करके बताइए कि आप इस आलेख से कौन कौन से निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो ये आपको खुद करना है, अपने सहपाठियों के साथ चर्चा करके बताना है कि इससे हम क्या क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो हमारा जो दूसरा प्रश्न है वो कंप्लीट हो गया। अब हम इसका तीसरा प्रश्न हल करेंगे। तो जो तीसरा प्रश्न दिया है उसे हम पहले ध्यान से पढ़ेंगे और उसके बाद हम उसे हल करेंगे। तो हमारे पास तीसरा प्रश्न जो दिया है वो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। क्या है इसके लिए? एक राज्य की विधानसभा के चुनाव में विभिन्न राजनीतिक पार्टियों द्वारा जीती गई सीटों के परिणाम नीचे दिए गए हैं। ये हमारे पास राजनीतिक पार्टियां हैं A, B, C, D, E और F। इनकी जीती हुई सीटें हैं 75, 55, 37, 29, 10 और 37। उसके बाद में इसने कहा है मतदान के परिणामों को निरूपित करने वाला एक दंडालेख खींचिए। तो हमें पहले दंडालेख बनाना है और उसके बाद हमें कहा है इसने कि किस राजनीतिक पार्टी ने अधिकतम सीटें जीती हैं। तो फिर हमें ये बताना है कि किस राजनीतिक पार्टी ने अधिकतम सीटें जीती हैं। तो हमारे पास पहले हमें ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बनाने के लिए प्रश्न नंबर 3 पैमाना मानना पड़ेगा। तो माना पैमाना x अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर। x अक्ष पर क्या मान आएंगे? एक राजनीतिक पार्टी। उसके बाद y अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर। तो इसके लिए हमारे पास निम्नतम जो मान दिया है वो है 10 और अधिकतम मान कितना है हमारे पास 75। तो इनमें अंतर हम ले लेंगे 10-10 सीटों का। तो लिख देंगे 10 सीटें। हमारे पास ग्राफ बन जाएगा। ग्राफ में हमारे पास ये है y अक्ष, ये है हमारा x अक्ष। इसके लिए जो 0 से स्टार्ट करेंगे ये हमारे पास खाने बन जाएंगे। पहला ये खाने बन गए हैं 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और यहाँ पे आ जाएगा 14। तो यहाँ से एक खाना छोड़ करके अगले खाने में पहली राजनीतिक पार्टी क्या आएगी? ए। फिर दूसरा खाना छोड़ देंगे अगले खाने में बी, फिर एक खाना छोड़ करके सी, फिर हमारे पास एक खाना छोड़ करके डी, एक खाना छोड़ करके ई और उसके बाद हमारे पास एक खाना छोड़ करके आ जाएगा एफ। ये हमारे पास राजनीतिक पार्टियां हैं, पार्टियों के नाम हैं। और वाई अक्ष पर हमें क्या अंतर लेना है? 10-10 सीटों का। निम्नतम मान 10 है तो इसे 10 से स्टार्ट करेंगे। कितना आएगा हमारे पास? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और ये हमारे पास है 90। अब ए राजनीतिक पार्टी ने कितने सीटें ली हैं? 75। तो ए के लिए 75 कहाँ होगा? 70 और 80 के बीच में। तो यहाँ पे हमारे पास एक दंडालेख बन गया, एक आयत बन गया ए के लिए। फिर बी में दिया है इसने 55, 55 कहाँ होगा? 50 और 60 के बीच में। तो इसके लिए हमारे पास एक दंड बन जाएगा, आयत बन जाएगा। उसके बाद में हमारे पास है सी के लिए 37, 37 कहाँ होगा? 30 और 40 के बिल्कुल बीच में क्या आ जाएगा हमारे पास? 35, 35 के बाद दो छोटी लाइनें और गिन लेंगे, हमारे पास आ जाएगा 37। तो ये हमारे पास आ गया 37 के लिए। फिर डी के लिए हमारे पास सीटें कितनी हैं? 29, 29 कहाँ होगा? 30 से एक लाइन पहले। तो यहाँ पे हमारे पास एक आलेख बन गया, दंड बन गया है, आयत बन गया है। ये हमारे पास डी के लिए आ गया। फिर ई के लिए है हमारे पास 10 सीटें। तो ई के लिए हमने ये 10 सीटों के लिए आयत बना दिया। फिर एफ के लिए हैं 37 सीटें। तो 37 वही 30, 35 से दो लाइनें आगे। तो यहाँ से हमारे पास ये आ गया 37 सीटों के लिए एफ। अब ये ग्राफ तो हमारा तैयार हो गया। ये क्या है? ए बी सी डी, ये हैं राजनीतिक पार्टियां, राजनीतिक पार्टियां। और उसके बाद हमारे पास ये जो मान है वो क्या है? जीती गई सीटें हैं, सीटों की संख्या है। पहला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। दूसरे पार्ट में इसने पूछा था किस राजनीतिक पार्टी ने अधिकतम सीटें जीती हैं। तो कौन सी राजनीतिक पार्टी का ग्राफ ज़्यादा बड़ा है? ए राजनीतिक पार्टी का। तो हम लिख सकते हैं दूसरे पार्ट में, ये हमारा पहला पार्ट था कि राजनीतिक पार्टी ए ने, राजनीतिक पार्टी ए ने सबसे अधिक सीटें जीती हैं। तो हमारा जो तीसरा प्रश्न है वो भी कंप्लीट हो गया। अब हम इसका चौथा प्रश्न हल करेंगे। तो चौथा प्रश्न है उसे हम ध्यान से पढ़ेंगे पहले, उसके बाद फिर हम इसे हल करेंगे। तो चौथा प्रश्न क्या दिया है आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। क्या लिखा है इसने चौथे प्रश्न में? एक पौधे की 40 पत्तियों की लंबाइयाँ 1 मिलीमीटर तक शुद्ध मापी गई हैं और प्राप्त आंकड़ों को निम्नलिखित सारणी में निरूपित किया गया है। तो ये हमारे पास लंबाइयाँ दी हैं पत्तियों की। मिलीमीटर में 118 से 126, 127 से 135, 136 से 144, 145 से 153, 154 से 162, 163 से 171 और 172 से 180। उसके बाद में हमें दिया है इसने पत्तियों की संख्या 3, 5, 9, 12, 5, 4, 2 और इसके लिए हमें प्रश्न पूछे हैं दिए हुए आंकड़ों को निरूपित करने वाला एक आयत चित्र बनाइए। तो हमें पहले आयत चित्र बनाना है। उसके बाद पूछा इसने क्या इन्हीं आंकड़ों को निरूपित करने वाला कोई अन्य उपयुक्त आलेख है। तो हमें ये बताना है कि इसके लिए कोई और आलेख बन सकता है क्या। फिर हमारे पास तीसरा पूछा है क्या यह सही निष्कर्ष है कि 153 मिलीमीटर लंबाई वाली पत्तियों की संख्या सबसे अधिक है। तो ये हमें बताना है और इसने पूछा है कि क्यों।
तो ये हमारे पास कुछ प्रश्न हैं जिनको ग्राफ बनाने के बाद हमें हल करना है, लेकिन हमें इसने कहा है आयत चित्र बनाने के लिए। तो आयत चित्र बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जो ये सारणी दी है ये हमारे पास सतत सारणी नहीं है, यानी कि जहाँ पे पहला वर्ग खत्म हो रहा है वहाँ से दूसरा वर्ग स्टार्ट नहीं हो रहा है, इसलिए हमें इसे सतत बनाना पड़ेगा पहले। और सतत बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें इन दोनों में जो अंतर है, पहले वर्ग की ऊपरी सीमा और दूसरे वर्ग की निम्न सीमा में, उसका हम करते हैं आधा, और आधा करेंगे तो हमारे पास जो मान आएगा निम्न सीमा में से घटा देंगे और ऊपरी सीमा में जोड़ देंगे, तो हमारे पास जो सारणी बनेगी वो एक सतत सारणी बन जाएगी। तो क्या सारणी दी है और कैसे हम इसे चेंज करेंगे वो देखो। तो हमारे पास प्रश्न नंबर 4 सारणी दी है हमें लंबाई मिलीमीटर में, लंबाई है हमारे पास मिलीमीटर में, और फिर है हमारे पास पत्तियों की संख्या। तो लंबाई मिलीमीटर में क्या दी है, 118 से 126, 127 से 135, 136 से 144, 145 से 153, 154 से 162, 163 से 171 और 172 से 180। ये हमारे पास सारणी दी है। पत्तियों की संख्या इसके लिए 3, 5, 9, उसके बाद में 12, 5, 4, 2, 12, 5, 4 और 2, ये हमें सारणी दी है इसने। ये असतत सारणी है, इसे हमें सतत बनाना पड़ेगा। सतत बनाने के लिए जैसे हमने बात की कि हमारे पास जो पहले वर्ग का ऊपरी सीमा है और दूसरे वर्ग की निम्न सीमा है, इनमें जो अंतर है उसका हम करेंगे आधा। 126 और 127 में अंतर कितने का है, 1 का। 1 का आधा करेंगे कितना आएगा, 0.5। ये 0.5 जो है वो निम्न सीमा में से घटाना है और ऊपरी सीमा में जोड़ना है, तो हमारे पास ये बन जाएगा सतत वर्ग अंतराल। अब यहाँ से 118 में से 0.5 घटाएंगे 117.5, 126 में 0.5 जोड़ देंगे 126.5। इसी तरह से 127 में से घटेगा 126.5 और 135 में जुड़ जाएगा 135.5। फिर 136 में से घट जाएगा 135.5, 144 में जुड़ जाएगा 144.5, 145 में से घटेगा 144.5, 153 में जुड़ जाएगा 153.5, 154 में से घटेगा ये हमारे पास आ जाएगा 153.5 और 162 में जुड़ेगा 162.5। फिर 163 में से घटेगा 162.5 और 171 में जुड़ जाएगा 171.5, 172 में से घटेगा 171.5, 180 में जुड़ेगा 180.5। ये हमारे पास एक सतत सारणी बन गई है आयत चित्र बनाने के लिए। इस वर्ग का हमें वर्ग अंतराल का यूज करना है इस ग्राफ को बनाने के लिए। तो हमारे पास अंतराल क्या क्या बनेंगे, 117.5 से 126.5, 126.5 से 135.5, इनके लिए हम ग्राफ बनाएंगे। तो इसके लिए हमारे पास ग्राफ के अक्ष चाहिए होंगे, तो ग्राफ के अक्ष बनाएंगे पहले हम, और ग्राफ के अक्ष बनाने के बाद में हमें चाहिए होगा पैमाना। तो पैमाना भी हम साथ साथ में मान लेते हैं। तो हमारे पास जो अंतर है इनमें वो क्या क्या बनेगा, माना पैमाना x अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर। तो हमने जो सतत सारणी बनाई है उसमें अगर हम अंतर देखेंगे तो इसमें अंतर कितने का है, 9 का। तो क्या देगा, 1 सेंटीमीटर बराबर 9, ये क्या है, मिलीमीटर। उसके बाद में y अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर, मान कहाँ से कहाँ तक है, मिनिमम मान है इसका, कम से कम मान है 2 और अधिकतम मान है इसका 12। तो यहाँ पे हम अंतर ले लेते हैं कितने का, 2 का। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 पत्तियाँ, क्या थी ये, पत्तियों की संख्या, तो क्या आ जाएगा 2 पत्तियाँ।
अब इसके आधार पर हम ग्राफ बनाएंगे। ये हमारा है y अक्ष और ये है हमारे पास x अक्ष। इसमें हम 0 से स्टार्ट करेंगे और हमारे पास इनमें जो खाने हैं वो किस तरह से बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। यहाँ पे स्टार्ट कहाँ से कर रहा है, ये 117.5 से। तो 117.5, 126.5, 135.5, 144.5, 153.5, 162.5, उसके बाद में है 171.5, 180.5, याद आएगा 189.5, याद आएगा 198.5 और ये बन जाएगा 207.5। अब हमें इसके मान लिखने हैं। y अक्ष के अंतर कितने कितने का लिया है, 2 2 का। तो 2 4 6 8 10, उसके बाद है हमारे पास 12 और फिर हमारे पास आ जाएगा 14। यहाँ से अंतर 2 2 का है, सभी में अंतर 2 2 का है। यहाँ पे अंतर 9 9 का है, लेकिन इस पहले खाने में अंतर जो है वो ज़्यादा हो गया है, तो इसे हटा करके यहाँ पे हम जिगजैग बना देंगे। इसका मतलब क्या है, बीच में हमने ग्राफ छोड़ दिया है। अब यहाँ से हमें दिया है 117.5 से 126.5 के लिए कितनी बारंबारता है, 3 3 का होगा 2 और 4 के बीच में। तो यहाँ पे लगभग हमारे पास पहला आयत बन जाएगा। उसके बाद हमें कहा है 126.5 से 135.5, इसके लिए है 5। तो 5 का होगा 4 और 6 के बीच में। तो यहाँ पे हमारे पास इसके लिए आयत बन जाएगा। फिर 135.5 से 144.5, इसके लिए है 9। तो 9 का होगा 8 और 10 के बीच में। तो यहाँ पे हमारे पास आयत बन जाएगा। फिर 144.5 से 153.5, इसके लिए है 12। तो 12 यहाँ पर हैं, इसके लिए हम एक आयत बना देंगे। फिर हमारे पास है 153.5 से 162.5, ये है 5। तो 5 का होगा 4 और 6 के बीच में। तो इसके लिए हमारे पास एक आयत बन जाएगा। 162.5 से 171.5 है 4। तो 4 के लिए यहाँ पे हमारे पास आयत बन जाएगा एक। फिर हमारे पास है 171.5 से 180.5, इसके लिए 1 है। 1 का होगा 0 और 2 के बीच में। तो लगभग यहाँ पे हमारे पास ये ग्राफ बन जाएगा। तो ये हमारा आयत चित्र बन गया है। अब इस आयत चित्र के आधार पर इसने कुछ प्रश्न पूछे थे। क्या पूछे इसने प्रश्न, पहला प्रश्न तो हो गया हमारा, ये पहला पॉइंट था। दूसरे पॉइंट में इसने पूछा है कि क्या इन्हीं आंकड़ों को निरूपित करने वाला कोई अन्य उपयुक्त आलेख है। तो ये अन्य उपयुक्त आलेख कौन सा हो सकता है, इसके लिए हो जाएगा हमारे पास बारंबारता बहुभुज। तो दूसरे का आंसर क्या आएगा, हाँ इसका आंसर क्या है, बारंबारता बहुभुज। तो दूसरा पार्ट हो गया। तीसरे पार्ट में क्या पूछा है इसने, क्या यह सही निष्कर्ष है कि 153 मिलीमीटर लंबाई वाली पत्तियों की संख्या सबसे अधिक है। तो 153 मिलीमीटर की लंबाई वाली पत्तियां अगर हम देखें तो हमारे पास जो मान आया है 144 से 153, इसका ग्राफ सबसे बड़ा है, लेकिन इसमें 153 वाले हम गिनते नहीं हैं। तो इसके लिए हम कह सकते हैं कि इसमें 153 मिलीमीटर वाला जो मान है वो अधिकतम बारंबारता को नहीं दर्शाता है। तो हमारा जो प्रश्न नंबर 4 है वो कंप्लीट हो गया है। इसके साथ ही हमारे जो इस वीडियो में क्वेश्चन है वो हम यहीं तक करेंगे। आगे वाले क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। फिर भी कोई चैलेंज है तो आप चैट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।